नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। उपग्रह से प्राप्त इमेज से पता चला कि ओयुकुल ग्लेशियर का अस्तित्व समाप्त हो गया है। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियम 2025 अधिसूचित किए गए। आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी प्रोत्साहनों के कारण वित्तीय वर्ष 2018 से म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में मजबूत वृद्धि देखी गई है। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन यानी GFV प्रायोरिटी एक्शंस फॉर गवर्नमेंट्स इन 2025 रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। उपग्रह से प्राप्त इमेज से पता चला है कि ओयुकुल ग्लेशियर का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये पहला ग्लेशियर है जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक रूप से पूर्णतः विलुप्त घोषित किया गया है। 2014 में आइसलैंड के ओयुकुल ग्लेशियर को डेड यानी मृत घोषित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम हो गया था कि इसके आगे की ओर बढ़ने की गति रुक गई थी। आपको बता दें कि ओकजोकुल एक गुंबद के आकार का ग्लेशियर था। यह आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक के उत्तर पश्चिम में ओकशील ज्वालामुखी के क्रेटर के चारों ओर मौजूद था। इसके अलावा अन्य और भी ग्लेशियर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर और ग्लिसिन ग्लेशियर, न्यूजीलैंड का बाउमन ग्लेशियर, इटली का काल्डेरोन ग्लेशियर, अर्जेंटीना का मार्शल सुर ग्लेशियर, वेनेजुएला का पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर, स्विट्जरलैंड का पिजोल ग्लेशियर, फ्रांस का सारेन ग्लेशियर और जर्मनी का श्रीफर्नर ग्लेशियर शामिल है। अब ग्लेशियरों यानी हिमनद के बारे में जान लेते हैं। ग्लेशियर बर्फ और हिम का एक विशाल व बारहमासी संचय होता है। यह अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे ढलान की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। ग्लेशियर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु के करीब होता है और शीत ऋतु में वर्षण से अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है। इससे उसका पर्याप्त संचय होता रहता है। अब सवाल उठता है कि ग्लेशियरों का अस्तित्व हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका पहला कारण है जल भंडार। ग्लेशियरों में पृथ्वी के लगभग 3/4 ताजे जल का भंडारण मौजूद है। इस प्रकार ये ताजे जल के सबसे बड़े भंडार हैं। दूसरा है कृषि। ग्लेशियर कई क्षेत्रों में सिंचाई का स्रोत है। साथ ही ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां कृषि के लिए भूमि को उपजाऊ भी बनाती हैं। और अंतिम है जैव विविधता। ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों, नदियों और महासागरों में पोषक तत्व पहुंचते हैं। इससे पादप प्लवकों की संख्या में वृद्धि होती है। पादप प्लवक जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार होते हैं। आगे बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभाव को भी जान लेते हैं। सबसे पहले इससे जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होता है। इससे ताजे जल की उपलब्धता और पारिस्थितिकी तंत्र व कृषि के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। दूसरा प्राकृतिक आपदाएं। इससे नदी झील के तटबंध टूटने से आगे आने वाली बाढ़ यानी GLOF और हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है। इससे तटीय कटाव, पर्यावास की क्षति, जैव विविधता हानि हो सकती है। और आखिरी क्लाइमेट फीडबैक लूप। इससे पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कम हो जाता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होने लगती है। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम आदि द्वारा वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वहीं भारत में नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र हिमांश यानी HIMANSH अनुसंधान केंद्र आदि पहले शुरू की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। गोरखपुर परियोजना में 2 जुड़वा यानी 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें से प्रत्येक में एक दाब युक्त भारी जल रिएक्टर यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR होगा। इस परियोजना की कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी। आइए PHWR के बारे में जान लेते हैं। PHWR में शीतलक और मंदक दोनों के लिए भारी जल यानी D2O का उपयोग किया जाता है तथा ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। भारी जल वह जल है जिसमें सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर भारी हाइड्रोजन होता है। इस भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। भारी जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन को प्रभावी ढंग से धीमा कर देता है तथा इसमें न्यूट्रॉन के अवशोषण की संभावना भी कम होती है।
वहीं भारत के PHWR संयंत्र का विकास क्रम की बात करें तो इसके विकास की शुरुआत 1960 के दशक में भारत कनाडा परमाणु सहयोग के माध्यम से शुरू हुई थी। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी RAPS 1 में पहला 220 मेगावाट का रिएक्टर बनाया गया था। पोखरण 1 1974 के बाद कनाडा ने भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग देना बंद कर दिया था। इसके बाद भारत ने 220 मेगावाट के PHWR डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित किया था। आइए भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास के बारे में भी जान लेते हैं। परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.1 गीगावाट है। भारत की सबसे पुरानी यूरेनियम खदान झारखंड की जादूगुड़ा माइंस में नए यूरेनियम भंडार की खोज की गई है। गुजरात के काकरा पार में स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट के PHWR की पहली 2 इकाइयों यानी KAPS 3 और 4 का वित्त वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। देश के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR 500 मेगावाट ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। NPCIL और NTPC ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण एवं संचालन के लिए संयुक्त उद्यम अश्विनी का गठन किया है। 4x700 मेगावाट PHWR माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना इसी के अंतर्गत शुरू की जा रही है। भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम के बारे में भी बात कर लेते हैं। होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन के सीमित भंडार को देखते हुए भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। चरण 1 में भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। वहीं चरण 2 में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। पर्याप्त भंडार वाले थोरियम को U-233 में परिवर्तित करने के लिए ईंधन चक्र में शामिल किया जाता है, जबकि चरण 3 में रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम U-233 में परिवर्तित हो जाता है जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के संबंध में और जानकारी के लिए कृपया 4 फरवरी 2025 का न्यूज टुडे देखें। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियम 2025 अधिसूचित किए गए। विनियमन में एकीकृत पेंशन योजना UPS के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान की गई है। चलिए सबसे पहले विनियमों से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। बात करें कि विनियम किन पर लागू होंगे तो इसमें 3 श्रेणियों के केंद्र सरकार के कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS में शामिल हो सकते हैं। इसमें 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी जो NPS के तहत शामिल हैं, दूसरे 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती हुए नए कर्मचारी, इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त NPS के तहत शामिल कर्मचारी या यदि कर्मचारी का निधन हो चुका है तो उसका कानूनी जीवन साथी शामिल होंगे। हालांकि एक बार UPS का चयन करने के बाद यह निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। अब UPS के तहत लाभ के लिए सेवा अवधि के मामले में पात्रता के बारे में जान लेते हैं। पहला है सुपर एनुएशन। यह 10 वर्ष की सेवा के बाद उपलब्ध होगा और सेवानिवृत्ति की तारीख से देय होगा। दूसरा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। इसके लिए 25 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। पेंशन का भुगतान अनुमानित सुपर एनुएशन तिथि से शुरू होगा। बता दें, सेवा से निष्कासित, बर्खास्त या इस्तीफा देने वाले कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे और यदि सेवा अवधि 10 वर्षों से अधिक है लेकिन 25 वर्षों से कम है तो आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। निवेश एवं निधि प्रबंधन की बात करें तो कर्मचारी निवेश पैटर्न और पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं। वहीं पूल कॉर्पस में सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित और वार्षिक रूप से ऑडिट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी प्रोत्साहनों के कारण वित्त वर्ष 2018 से म्युनिसिपल बॉन्ड्स में मजबूत वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 से अब तक म्युनिसिपल बॉन्ड्स के माध्यम से 2600 करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाई गई है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 1998 से 2005 के दौरान 1000 करोड़ रुपए था।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने की संभावना है। आइए पहले म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में जान लेते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो नगर निगमों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति से जारी किया जाता है। भारत में पहली बार बेंगलुरु ने 1997 में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। इसके बाद 1998 में अहमदाबाद नगर निगम ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। यह बॉन्ड्स शहरी स्थानीय निकायों यानी यूएलबीज को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद करते हैं। इससे राज्य और केंद्रीय वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम होती है। आइए अब भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के समक्ष आने वाली चुनौतियां भी देख लेते हैं। पहला है अनुदान पर निर्भरता। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय अपने राजस्व के लगभग 38% के लिए संबंधित राज्य द्वारा अनुदान पर निर्भर है। दूसरा है लेखांकन संबंधी मुद्दे। कोई मानकीकृत मानदंड नहीं होने के कारण असंगतताएं उत्पन्न हो रही हैं। तीसरा है कम तरलता। कोई द्वितीयक बाजार नहीं होने के कारण इनमें निवेशकों की रुचि कम हो रही है। और अंतिम है ये उच्च अनुपालन लागत और कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल बाजार पहुंच को सीमित करते हैं। आइए म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने हेतु उपाय भी जान लेते हैं। कर मुक्त बॉन्ड जारी करके खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, जबकि ग्रीन बॉन्ड अंतरराष्ट्रीय फंडिंग को आकर्षित कर सकता है। आरबीआई के नए मानदंडों के तहत उच्च प्रतिफल की पेशकश की है जो वाणिज्यिक बैंकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स की वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक भी देख लेते हैं। पहला है सरकारी प्रोत्साहन। इसमें हर 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जारी करने पर 13 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन, जबकि अधिकतम 26 करोड़ रुपए तक। इसके अलावा ग्रीन और पूल बॉन्ड्स पर विशेष ध्यान देना। दूसरा है बेहतर पारदर्शिता। इसके लिए नेशनल म्युनिसिपल फाइनेंस पोर्टल यानी cityfinance.in और शहरी स्थानीय निकायों के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध कराना। इसके अलावा सुनियोजित भुगतान प्रणाली जो जोखिम को कम करती है और प्रतिफल को बेहतर बनाती है। तीसरा है SEBI यानी सेबी के विनियमन और सुधार। सेबी के डेब्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशन स्पष्ट विनियामक स्थिति ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया। सेबी के प्रमुख संशोधन को देखें तो बॉन्ड जारी करने से संबंधित पात्रता में विस्तार, अनिवार्य स्ट्रक्चर्ड डेब्ट सर्विसिंग, म्युनिसिपल बॉन्ड संबंधी डेटाबेस और रिपोजिटरी की स्थापना। फेस वैल्यू में कमी 1 लाख रुपए से घटकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इससे खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। वहीं विदेशी निवेश को देखें तो आरबीआई और सेबी ने FPIs यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को म्युनिसिपल बॉन्ड्स में निवेश करने की अनुमति दे दी है। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने 2020 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन यानी GFV प्रायोरिटी एक्शंस फॉर गवर्नमेंट इन 2025 नामक रिपोर्ट जारी की। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट यानी FDA को 2015 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट यानी NYDF प्रोग्रेस असेसमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। FDA नागरिक समाज के नेतृत्व में संचालित एक पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य NYDF के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करना है। आपको बता दें NYDF को 2014 में सरकारों, कंपनियों, देशज लोगों और गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा अपनाया गया था। साथ ही 2014 के जलवायु शिखर सम्मेलन में इसका समर्थन किया गया था। NYDF स्वैच्छिक प्रकृति का है। इसके तहत 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत द्वारा अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन यानी GFV के तहत प्राथमिकता वाली 8 प्रमुख कार्यवाहियों की जो इस रिपोर्ट में सुझाई गई हैं। सबसे पहले महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन। इसमें राष्ट्रीय जलवायु एवं जैव विविधता योजनाओं और UNFCCC COP30 परिणामों में वन लक्ष्यों को एकीकृत करने के संबंध में बताया गया है। दूसरा व्यापार यानी ट्रेड। इसके तहत कानूनी निर्विकरण, रूपांतरण और शरण मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साझेदार की बात की गई है। तीसरा वित्त यानी फाइनेंस। 2024 में अपनाए गए वन कार्बन परिणाम आधारित भुगतान और क्रेडिट पर वन एवं जलवायु लीडर्स के वक्तव्य के अनुरूप वनों के संरक्षण के लिए वित्त पोषण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का जिक्र किया गया है। चौथा है अधिकार यानी राइट्स। देशज लोगों यानी IPs और स्थानीय समुदायों यानी LCs के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना। इसके अलावा है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। सरकारों एवं वित्तीय पर्यवेक्षकों के आदेशों में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थानों द्वारा वन संबंधी जोखिमों का पर्याप्त रूप से आकलन, प्रबंधन और शमन किया जाए।
इसमें अगला है सब्सिडी। इसमें वनों को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी को संधारणीय खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन, जैव अर्थव्यवस्था में बदलाव और स्थायी वन प्रबंधन की दिशा में पुनर्निर्देशित करना शामिल है। और फिर है गवर्नेंस। भूमि उपयोग क्षेत्र में नीतियों को मजबूत करना और उन्हें वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ना इस रिपोर्ट की एक और बड़ी सिफारिश है। और अंतिम है ऋण यानी डेब्ट। देशों के ऋण प्रबंधन में वनों की प्राकृतिक संपत्ति को परिसंपत्ति यानी एसेट के रूप में शामिल करना चाहिए, ताकि बहुपक्षीय विकास वित्त यानी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस में अधिक लचीलापन आ सके। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNESCO यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बनाए रखने में पहाड़ों एवं अल्पाइन ग्लेशियर्स यानी वाटर टावर्स की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। चलिए अब पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र। वैश्विक पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर वनों का विस्तार है। इसके अलावा पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान और अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति मिलती है। दूसरा है जल विनियमन। दुनिया की 2/3 सिंचित कृषि पहाड़ों से बहकर आने वाले जल पर निर्भर करती है। तीसरा है कार्बन भंडारण। विशेष रूप से परमाफ्रॉस्ट युक्त पहाड़ी मिट्टी में लगभग 66 पेटाग्राम मृदा जैविक कार्बन जमा होता है, जो वैश्विक मृदा जैविक कार्बन का 4.5% है। चौथा है जैव विविधता। दुनिया के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से 25 पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। इनमें उच्च स्थानिक जैव विविधता पाई जाती है। ये हॉटस्पॉट्स महत्वपूर्ण कृषि और औषधीय पादपों के जीन पूल का संरक्षण करते हैं। आइए अब पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुभेद्यताओं के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है ग्लेशियर्स की हानि। एंडीज पर्वत श्रृंखला में 1980 के दशक से अब तक 30 से 50% ग्लेशियर पिघल चुके हैं। हिंदू कुश हिमालय में 2100 तक 50% ग्लेशियर के पिघलने की संभावना है। ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना जल सुरक्षा के समक्ष एक बड़ा खतरा है। दूसरा है वाटरमेलन स्नो यानी ग्लेशियर ब्लड इन्फेक्ट। ग्लेशियर्स की सतह पर होने वाला लाल शैवाल प्रस्फुटन इनके एल्बिडो को कम करता है, जिसके कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। तीसरा है शहरीकरण। यह जल विज्ञान चक्र को गंभीर रूप से बदलता है, जो संसाधनों के अत्यधिक दोहन का कारण बनता है और पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़कर आपदाओं को बढ़ाता है। चौथा है वायुमंडलीय प्रदूषण। लंबी दूरी तक पहुंचने वाले प्रदूषण के कारण बर्फ के कोर और झील की तलछट में ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है। आइए अब हिंदू कुश हिमालय यानी HKH के बारे में भी जान लेते हैं। यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। यह 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर हैं, जो आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर बर्फ एवं हिम का सबसे बड़ा भंडार है। ये 12000 से ज्यादा झीलों और 10 से अधिक प्रमुख नदियों के लिए जल का स्रोत हैं। हिंदू कुश हिमालय, तिब्बत का पठार, पामीर, हेंगदुआन, तियान शान और किलियन पर्वत मिलकर 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन्हें पृथ्वी का थर्ड पोल या एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे सूरीनाम की, जिसकी राजधानी पैरामारीबो है। भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम को $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी। वर्तमान में सूरीनाम की आबादी में भारतीय प्रवासियों की हिस्सेदारी 27% से अधिक है। आइए पहले सूरीनाम के बारे में जान लेते हैं। यदि इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। इसकी सीमाएं पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में गुयाना से लगती हैं। इसके अलावा इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर अवस्थित है। चलिए अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी जान लेते हैं। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं बाखोइस पर्वत और वान वाइक पर्वत हैं। विल्हेल्मिना पर्वतमाला में जुलियाना टॉप इसका उच्चतम बिंदु है। बात करें इसकी प्रमुख नदियों की तो सूरीनाम, मारोनी, कोरंटाइन आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। चले बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। IOC एक गैर लाभकारी स्वतंत्र निकाय है जो ओलंपिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। यूलिप ने 100 करोड़ से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API लेन देन दर्ज करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसे 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को एकीकृत, दक्ष और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाना है। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट स्पेशल रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग फॉरेस्ट फाइनेंस ने इस तथ्य को उजागर किया है कि REDD+ ने वन वित्त हेतु जितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी उसे पूरा नहीं किया है। कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे संस्कृति मंत्रालय ने कार्यान्वित किया है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले पात्र सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच भारतीय सीमा क्षेत्र में GPS इंटरफेस और स्पूफिंग की 465 घटनाएं दर्ज की गई थी। GPS स्पूफिंग GPS द्वारा प्रसारित संकेतों में हेरफेर करने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। प्रधानमंत्री ने नवरोज के अवसर पर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, फारसी भाषा में नवरोज का अर्थ है नया दिन। ये एक प्राचीन पर्व है जो बसंत के आगमन और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ मिलकर प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट कैंट्रल सेल्फ एंकरिंग स्ट्राइविंग स्केल से प्राप्त एक प्रश्न पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित किलाउएआ ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हुआ। यह हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और मौना लोआ के नजदीक है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।